तो पार्ट हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हम लोग डिस्कस करेंगे अभी 5, ठीक है जी। भाग नंबर 5 है और इसका नाम है संघ, द यूनियन। पार्ट नंबर 5 का नाम है द यूनियन, संघ। पार्ट 5 के अंदर के जो आर्टिकल्स हैं, अगर अनुच्छेद की मैं बात करूं तो कितने रहेंगे इसके अंदर? हैं जी, आर्टिकल नंबर 52 से स्टार्ट होंगे, 51 तक अभी हमने पढ़े मौलिक कर्तव्यों के। अब 52 से ये प्रारंभ हुए और 151 तक ये अनुच्छेद हमारे रहेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे लंबा भाग, सबसे बड़ा भाग कौन सा है अगर अनुच्छेदों की दृष्टि से देखा जाए तो ये हमारा भाग नंबर 5 संघ। और आर्टिकल्स इसके अंदर है 52 से लेके 51 तक, 151 तक है। इससे पहले फंडामेंटल राइट्स हमने कर लिए, मौलिक कर्तव्य, ठीक है ना, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व इत्यादि। तो यहां पर ये हम लोग कह सकते हैं कि जो सरकार है हमारी, केंद्र सरकार भी इसी के अंदर आएगी, संसद भी इसी के अंदर आएगी, न्यायपालिका जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी इसी पार्ट के अंदर आएगी। इसके अलावा जो भी हमारे संवैधानिक पद होते हैं बड़े, जो केंद्र के अंदर होते हैं, वो भी इसी भाग के अंदर है। तो जैसे मैं बात करूं आपसे कि हम लोग इस भाग को, जो केंद्र वाले भाग को पढ़ेंगे, संघ वाले भाग को पढ़ेंगे, एक तो इसके अंदर आएगी कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। नंबर 2 है इसी में विधायिका, जिसे कहते हैं हम लोग लेजिस्लेटिव। एक है हमारी न्यायपालिका, ज्यूडिशरी। तो ये हमारे इस केंद्र वाले भाग के हम लोग अंदर पढ़ेंगे, संघ के अंदर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब यहां पर कार्यपालिका क्या है? देखो, जहां पर पूर्ण रूप से भारत के अंदर कार्य चल रहा है, एग्जीक्यूशन होता है, तो वो कार्यपालिका के अंदर आने वाले सभी व्यक्ति कर रहे हैं। जो हमारे अंदर विधि बनती है, देखो विधायिका का मतलब होता है विधि बनाने की प्रक्रिया या विधि बनाना, कानून बनाना, विधि बनाना, तो विधायिका के द्वारा होगा। और न्यायपालिका मतलब जो हमारे न्याय देते हैं, न्याय करते हैं, तो वो हमारे न्यायपालिका के अंदर है। अब यहां केंद्र की मैं बात करूं तो न्यायपालिका के अंदर क्या है, विधायिका के अंदर की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा, और कार्यपालिका में कौन कौन है? तो कार्यपालिका में सबसे पहले कार्यपालिका के अध्यक्ष पूछे जाते हैं। कार्यपालिका के अध्यक्ष, अभी मैं केंद्र की बात कर रहा हूं तो आंसर लगेगा राष्ट्रपति। कौन लगेगा? राष्ट्रपति। सही समझ रहे आप? अगर वास्तविक अध्यक्ष पूछा जाता है, एक रियल चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव है ना, तो वास्तविक अध्यक्ष कौन है? जी हां, तो वास्तविक अध्यक्ष है हमारे प्रधानमंत्री। क्योंकि अगर हमें जो दिखाई देते हैं कार्य करते हुए, कहीं किसी देश के अंदर जाते हुए, किसी संधि को करते हुए किसी दूसरे देश के साथ में, या फिर किसी सत्ता के जो प्रधानमंत्री, हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं, उनके जो मंत्री होते हैं, वो कार्य करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसीलिए वास्तविक जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है कार्यपालिका के केंद्र में, और कार्यपालिका का अध्यक्ष जो कहा जाता है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है केंद्र के अंदर। समझ रहे मेरी बात आप? अब यहां क्या है, बिना राष्ट्रपति के कोई भी कार्य संभव नहीं है भारत के संविधान के अनुसार। समझ रहे आप बात को? तो इसीलिए वास्तविक हमारे कार्यपालिका के अध्यक्ष वही है, और कार्यपालिका के अंदर वर्णन भी सबसे पहले राष्ट्रपति का ही है, फिर उपराष्ट्रपति का, फिर अन्य लोगों के। ठीक है, तो यहां पर विधि बनाना, विधि जो बनाई जाती है केंद्र के अंदर संसद के द्वारा बनाई जाती है। समझ रहे आप बात को? संसद के द्वारा बनाई जाती है। और अगर राज्यों के अंदर की मैं बात करूं तो विधि जो बनाई जाती है वो विधानमंडल के द्वारा बनाई जाती है, जिसे कहते हैं लेजिस्लेचर। ठीक है, यहां पार्लियामेंट के द्वारा बनाई। यहां पर हमारा न्यायपालिका के अंदर रहेगा सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, उच्चतम न्यायालय यहां पर रहेगा। समझे? तो हम लोग संसद को भी पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने दोनों सदन है उनको भी पढ़ेंगे, उनके अंदर आने वाली प्रक्रिया को भी पढ़ेंगे, और यहां पर सुप्रीम कोर्ट को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये भाग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे सभी एग्जाम के लिए, चाहे भी हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं। तो पहले हम बात कर लेंगे राष्ट्रपति के बारे में। कार्यपालिका के अंदर सबसे पहले राष्ट्रपति का ही वर्णन है, तो राष्ट्रपति के बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे पेपर में आने वाले चीजें हैं या फैक्ट्स हैं, है ना? ठीक है, आप मुझे एक आंसर दो पहले। भारत का जो पहले राष्ट्रपति थे
वो कब बनाए गए थे? 1950 में। तारीख क्या थी? 24 जनवरी 1950 को पहली बार राष्ट्रपति हमारे भारत में बनाए गए थे। और किसके द्वारा बनाए गए थे? जिन्होंने संविधान लिखा था संविधान सभा के सदस्यों के द्वारा पहली बार राष्ट्रपति को नियुक्त किया गया था 1950 में। ये तो था, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम पूछ सकते हो, नहीं पूछोगे? तुम कहते कि क्वेश्चन नहीं पूछ सकती मैं कैमरे के सामने, ठीक है। तो यहां ध्यान रखेंगे राष्ट्रपति के आर्टिकल्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर सबसे पहला है 52 से ही हमारा भाग नंबर स्टार्ट हुआ है और अनुच्छेद नंबर 52 ही हम लोग डिस्कस करें सबसे पहली बार। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, मतलब भारत के अंदर कोई किसी भी देश का, जैसे ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन की महारानी का प्रभुत्व नहीं रहेगा इंडिया के अंदर। हम लोग पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, आजाद हैं। हमारे देश के अपना खुद का संविधान है, देश के अंदर खुद का एक सबसे बड़ा प्रमुख व्यक्ति है जिसे राष्ट्रपति कहते हैं हम लोग। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, आर्टिकल नंबर 52 में आएगा। अब क्वेश्चन हमारा ये है आपसे कि राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? गलत आंसर है जी, नहीं। तो राष्ट्रपति का पद भारतीय संविधान में कहीं से नहीं लिया गया। भारत के अंदर ऑलरेडी पहले से कोई गवर्नर हुआ करते थे, गवर्नर जनरल हुआ करते थे, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल हुए, फिर स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भारतीय हुए श्री राजगोपालाचारी। उनके स्थान पर ही भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे 24 जनवरी 1950 को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो भारत में राष्ट्रपति का पद कहीं से नहीं है, भारत में सिर्फ उपराष्ट्रपति का पद है, और वो भी कहां से है? यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से या यूएसए के देश से लिया। समझ रहे आप बात को? तो आर्टिकल नंबर 52 ये कहता है भारत में एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल नंबर 53 क्या कह रहा है हमारा? 53 क्या कहता है? भारत की कार्यपालिका शक्ति, भारत की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी, ठीक है ना। तो एग्जीक्यूटिव पावर अंडर द आर्टिकल मतलब 35, और किसके अंदर निहित है हमारी? ये राष्ट्रपति में निहित है। कहने का मतलब यह है कि जितना भी कार्य भारत के अंदर हो रहा है, कार्यपालिका में हमने बताया था, कार्यपालिका का हेड इसलिए राष्ट्रपति को बताया यहां पर। तो कार्यपालिका शक्ति किसमें? राष्ट्रपति में निहित है। और तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। वो भी किस आर्टिकल के अंदर ही आएगा? 53 के अंदर ही आएगा, क्योंकि जब तीनों सेनाओं का सबसे बड़े प्रमुख व्यक्ति हैं वो भी हमारे राष्ट्रपति हैं, या फिर जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं, अंतिम मोहर लगाई जाती है किसी भी बिल के अंदर या फिर किसी भी अधिनियम पर, तो वो राष्ट्रपति करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि पूरी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं। तो क्वेश्चन आता है हमारा आर्टिकल नंबर 54 को लेकर कई बार। एक तो थल, जल और वायु। तो अनुच्छेद नंबर हमारा 54 जो है 54, राष्ट्रपति का चुनाव। राष्ट्रपति का चुनाव, तो ये क्वेश्चन आता है हमारा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन से आर्टिकल के अंदर दिया गया है? राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद नंबर 54 के तहत है ना, 54। अब क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति का चुनाव होता है कि भाई भारत के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ है उसे केवल सिलेक्ट नहीं किया जा सकता, उसका निर्वाचन होगा। और निर्वाचन जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है? अप्रत्यक्ष होता है राष्ट्रपति का चुनाव। ये करके भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है जी। अब हमारा आर्टिकल नंबर नेक्स्ट है 55, अनुच्छेद नंबर हमारा 55 है, राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, ठीक है। राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, और आपने कभी सुना भी होगा कि एकल संक्रमणीय समानुपाती पद्धति के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, जिसमें 3 मेंबर खड़े हैं या 4 मेंबर खड़े हैं।
तो जिनमें से सर्वाधिक वोट मिलेगी उनको निकाल दिया मतलब जिनमें से सबसे कम वोट होगी जिनके पास में, उनको निकाल दिया जाएगा और उनकी वोटों को फिर किस में शामिल किया जाएगा, किन्हीं उन लोगों को जिनकी सबसे ज्यादा वोट होती है उसमें शामिल किया जाएगा, इत्यादि ऐसे ऐसे करके जिसके पास सर्वाधिक सबसे ज्यादा परसेंटेज वोट का आएगा उसको भारत का राष्ट्रपति चुना जाएगा। ठीक है। अब कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है ये तो आपको पता ही होगा कि राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका होता है उसमें जो भाग लेने वाले व्यक्ति होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन कौन भाग लेता है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो वो है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ठीक है जी। तो हम लोग कह सकते हैं कि लोकसभा एवं राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। अब ये निर्वाचित सदस्य का मतलब क्या है, इलेक्टेड मेंबर। ठीक है जी, बता रहा हूं अभी। उसके बाद तथा सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सभी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यहां पर ये भी है। फिर यहां पर सभी विधानसभा मैंने बोल दिया। अभी अगर बात आती है कि ऑप्शन में ये भी आ जाए कि दिल्ली और पुडुचेरी के, दिल्ली एवं पुडुचेरी के, पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। अब प्रक्रिया क्या है राष्ट्रपति के चुनाव की वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, आप मुझे एक आंसर देंगे जरा, राज्यसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं, कुल सदस्य कितने हैं? 250 हैं। और वर्तमान में कितने हैं? 245। और 245 में से कितने निर्वाचित हैं? हाँ, तो 245 में से अगर हम लोग 12 निकाल देंगे तो 233 मेंबर हमारे इलेक्टेड है। तो इसका मतलब 12 मनोनीत सदस्य क्या भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में? नहीं, राष्ट्रपति के चुनाव में 12 मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, केवल निर्वाचित सदस्य लेंगे जिनके ऊपर चुनाव हुआ था। लोकसभा में निर्वाचित सदस्य कितने? 543। कितने? 543 लोकसभा में निर्वाचित सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? 403 है। इत्यादि जितने भी निर्वाचन होके मेंबर गए हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानमंडल में, विधानसभा में, तो वही मेंबर सिर्फ वोट करने में अपना अधिकार लेते हैं, या उनका अधिकार होता है वोट डालने का सिर्फ। ठीक है। इसके अलावा क्या विधान परिषद के सदस्य वोट डाल सकते हैं? विधान परिषद के सदस्य वोट डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। समझ रहे हैं? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। एंग्लो इंडियन डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते। बस इतना आपने ध्यान रखना है कि जो व्यक्ति वो। अब आप ये कहोगे इसमें दिल्ली और पुडुचेरी ही शामिल क्यों किया गया है? हाँ, क्योंकि 2 ही राज्यों के अंदर, केवल 2 ही यूनियन टेरिटरी के अंदर विधानसभा है। अन्यथा अभी जम्मू कश्मीर के अंदर बनेगी, इलेक्शन होगा, और आने वाला जो अगला इलेक्शन होगा राष्ट्रपति का, तब जाके उसके अंदर जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटें भाग ले सकती हैं। समझ रहे? लेकिन अभी हाल ही में जो 2022 का इलेक्शन हुआ था जुलाई में राष्ट्रपति का, तो उसमें केवल दिल्ली और पुडुचेरी के ही विधानसभा सदस्यों ने भाग लिया था। जैसे कि संसद होती है हमारे, इसमें राष्ट्रपति और लोकसभा राज्यसभा होती है, ऐसे हमारे राज्य में होती है। हाँ। तो उसे विधानमंडल बोलते हैं। हाँ हाँ। उसमें विधानसभा और विधान परिषद होता है। जी हाँ। तो विधानसभा वाले ले सकते हैं, विधान परिषद ना, परिषद नहीं लेगा। ठीक है, चलो यहां तक हमने लिख लिया। अब आर्टिकल नंबर 56 हमें क्या कह रहा है? राष्ट्रपति का चुनाव है, यहां पर चुनाव का तरीका था 55 में, और 56 में है राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल, ठीक है ना? तो टाइम पीरियड ऑफ प्रेसिडेंट है ना, कार्यकाल क्या होता है राष्ट्रपति का, कितने साल के लिए राष्ट्रपति होता है। तो यहां हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का जो टाइम पीरियड है वो 5। ठीक है, ऐसे नहीं एक बार कोई बन गया तो लंबे समय तक रहे हैं, या फिर 4 साल। एक राष्ट्रपति भारत के अंदर, या कोई एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? हाँ, कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, कोई एक वैध नहीं है कि 2 बार या 3 बार या 4 बार। लेकिन भारत के ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं अभी तक इतिहास के अंदर कि जो 2 बार बने, या 1 बार बना, या फिर 3 बार बने, मतलब 1 से अधिक बार बने हो?
हाँ अरे ऐसे कितने राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने हों अपने राष्ट्रपति पद पर? तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, सिर्फ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को छोड़ के, ठीक है, केवल वही ऐसे व्यक्ति हैं। और ऐसे कितने उपराष्ट्रपति हैं जो 2 बार बन चुके हैं उपराष्ट्रपति? ऐसे 2 उपराष्ट्रपति हैं जो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं 2 बार, ठीक है। एक तो सबसे पहले ही उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और एक हामिद अंसारी जी, ठीक है। इनके अलावा ऐसे कोई नहीं है। अभी कौन से पद चल रहा है राष्ट्रपति का? कौन सा नंबर का टाइम वो चल रहा है? 15वें नंबर का, 14वें नंबर का? तो 15वां राष्ट्रपति कौन है फिलहाल? द्रौपदी मुर्मू है। और कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चल रहे हैं? वो चल रहे हैं 14वें नंबर के, 14 नंबर के। क्यों? क्योंकि वो एक नंबर पायदान पीछे, क्योंकि 2 बार 2 व्यक्ति ऐसे हो चुके हैं जो उपराष्ट्रपति बन चुके हैं, ठीक है। चलो, ये था हमारा सुनो, राष्ट्रपति का कार्यकाल किसके अंदर आ गया? लेकिन तो अगर 2 बार 2 बने हैं तो फिर 2 साल और पीछे होना चाहिए ना। जैसे 15वें राष्ट्रपति है तो फिर 13वें होने चाहिए ना। अब तो एक हमारे राष्ट्रपति नहीं ऐसे हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति हो गए ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 56 के बाद 57, अनुच्छेद 57 क्या कहता है? पुनर्चुनाव के लिए अर्हता क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति की? 57 क्या है? पुनर्चुनाव के लिए अर्हता, क्या योग्यता होनी चाहिए पुनर्चुनाव के लिए राष्ट्रपति की? तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई योग्यता होनी चाहिए, सेम वही क्वालिटी है जो पहली बार उन्होंने चुनाव लड़ा था, वही उनकी क्वालिफिकेशन, वही अर्हता। समझ रहे आप बात को? तो अनुच्छेद नंबर 57। अनुच्छेद नंबर 58 क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। अनुच्छेद नंबर 58, अरे 58 में है राष्ट्रपति पद की योग्यता। कहने का मतलब यह है कि राष्ट्रपति का जो पोस्ट है, उसका पद है, उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन राष्ट्रपति या उस व्यक्ति के पास होनी चाहिए जो नामांकन कराना जाएगा राष्ट्रपति पद के लिए, ठीक है। तो नंबर फर्स्ट क्या क्वालिफिकेशन है हमारी? भारत का नागरिक हो, ये तो होना ही चाहिए। नंबर सेकंड क्या पॉइंट होना चाहिए? हाँ जी, आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। तो वो व्यक्ति 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो जो राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराए। उसके बाद है हमारा नंबर थर्ड, वह लोकसभा का सदस्य, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। कहने का मतलब यह है कि ही शुड क्वालिफाई लोकसभा मेंबर सीट्स, है ना। तो कहने का तात्पर्य यह है, या तो वो लोकसभा का मेंबर बना हो कभी, अगर नहीं भी बना हो तो उसे लोकसभा की सदस्यता स्वीकार करनी पड़ेगी अगर राष्ट्रपति पद के पर आना होगा तो, ठीक है। अब हमने ये कहा क्या राज्यसभा का कोई सदस्य, राज्यसभा में भी सांसद होते हैं, राज्यसभा में भी तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, क्या राज्यसभा का सांसद राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन करा सकता है क्या? नहीं करा सकता, क्योंकि उसकी योग्यता केवल लोकसभा के सदस्य की होनी चाहिए। नहीं, हाँ मतलब वो 25 साल है और वो उधर 30 साल है राज्यसभा में, ठीक है। चलो उसके बाद नंबर 4 क्वालिफिकेशन के अंदर एक चीज है कि वो किसी लाभ के पद पर ना हो। लाभ का पद किसी मंत्री पद पर ना हो, किसी सरकारी ऑफिसर के रूप में ना हो, है ना, तो वो कोई लाभ के पद पर ना हो, ये तो पता ही हमें, किसी लाभ के पद पर ना हो, सही है, किसी लाभ के पद पर ना हो।
अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर कोई व्यक्ति मंत्री है किसी भी मंत्रालय के अंदर, तो क्या वो नामांकन करा सकता है राष्ट्रपति पद के लिए? हाँ, पहले अपने पूर्व जो एक पद है उससे इस्तीफा देगा और उसके बाद फिर वो नामांकन कराने जाएंगे। तो ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट राष्ट्रपति की अनुच्छेद नंबर हमारा 59 की मैं बात करूं, वो क्या है? अनुच्छेद नंबर 59 वो लिख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन पूछा राज्यसभा के सदस्य होते होंगे वो भी अपनी सीट से इस्तीफा देते होंगे। राज्यसभा के सदस्य होते हैं लोकसभा के, वो भी अपनी सीट से जो नहीं, जो नॉर्मल मेंबर्स होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जैसे सहारनपुर में राघव लखन पाल जी थे, है ना, या फिर फजलुर रहमान है फिलहाल, वो अगर राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन वो करेंगे, अपना पर्चा भरें, तो एक तो समर्थन भी चाहिए। क्वेश्चन पूछा जाता है कितने प्रस्तावक चाहिए होते हैं, कितने अनुमोदक चाहिए होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए, ऐसे भी करके भी पॉइंट लिखेंगे हम लोग। लेकिन मंत्री के पद पर ना हो। मंत्री का मतलब है जैसे जैसे हमारा केंद्रीय मंत्री हो गए, राज्य मंत्री हो गए, स्वतंत्र प्रभारी मंत्री हो गए, वो मंत्री नहीं होंगे, उन पद को छोड़ना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो अनुच्छेद नंबर क्या है कि राष्ट्रपति जो हमारे अनुच्छेद नंबर 59 लिखेंगे, दशाएं राष्ट्रपति 59 में लिखेंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं। राष्ट्रपति के कार्यकाल की दशाएं, क्या कंडीशंस होनी चाहिए राष्ट्रपति के कार्यकाल के लिए? हाँ, शर्तें क्या होनी चाहिए, क्या कंडीशंस रखी गई हैं राष्ट्रपति के कार्यकाल की। ठीक है भाई, वो कोई ऐसे मतलब संविधान का के विपरीत नहीं चल सकता कोई राष्ट्रपति, संविधान के अनुरूप सारे कार्य करने पड़ेंगे, बहुत सारी शर्तें होंगी राष्ट्रपति पद पर जब इतने बड़ी पोस्ट पर कोई व्यक्ति बैठेगा तो। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 59 हमें ये कहता है। अब एक क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में, पहले तो यही जो हमने क्वालिफिकेशन लिखी थी इससे संबंधित है कि जब राष्ट्रपति के पद के लिए कोई नामांकन कराने जाता है तो उसके लिए राष्ट्रपति पद के लिए लिख सकते हैं हम लोग 50 प्रस्तावक होने चाहिए एवं 50 अनुमोदक होने चाहिए। कहने का मतलब मेरा यह है कि जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन कराता है, रजिस्ट्रेशन कराता है, तो 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए जो प्रस्तावना पर, जो उस फाइल पर, उस पेपर पर सिग्नेचर करके समर्थन करें राष्ट्रपति का, और 50 अनुमोदक होने चाहिए कि हम लोग नॉर्मली एक बिना प्रस्ताव, बिना सिग्नेचर के समर्थन कर रहे हैं। और ये व्यक्ति कौन होंगे? क्या हम लोग होंगे? नॉर्मल आदमी कौन होंगे? जो वोट डालेंगे। और वोट कौन डालेगा? विधानसभा के या फिर लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, वो उनके साथ में व्यक्ति होने चाहिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक के रूप में। एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि राष्ट्रपति जो होते हैं उनके जो वो होती है धनराशि जमा करनी होती है ना, जमानत, है ना, तो जमानत राशि कितनी होनी चाहिए राष्ट्रपति पद के लिए, वो भी लिख सकते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए जमानत होनी चाहिए 15,000 रुपये। जमानत राशि कितनी होनी चाहिए? 15,000 रुपये। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टोटल वोट का कितने प्रतिशत से कम वोट मिलता है तो ये जमानत राशि जब्त हो जाती है, ये करके भी क्वेश्चन आ जाता है। तो हम लोग लिखेंगे अगर यदि कुल वोट का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं, तो उनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? दिख रहा है इधर? उनकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त हो जाएगी यदि वो 1/6 वोट का 1/6 भाग प्राप्त करने में भी असमर्थ होंगे तो। ठीक है, हमारे भारत के ऐसे एक राष्ट्रपति कौन थे जो निर्विरोधी चुने गए थे, निर्वाचित हुए थे? जी हाँ, नीलम संजीव रेड्डी। सर जो आपने 59 बताया आर्टिकल, एक बार दशाएं, शर्तें हैं। दशाएं क्या होती हैं? जैसे राष्ट्रपति के पद पर जब बैठेगा कोई व्यक्ति तो उसे कितने मतलब सही तरीके से कार्य करना, संविधान के अनुरूप कार्य करना, अगर कोई भी कार्य संविधान के विपरीत होता है,
हाँ, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है चीज़ों का जिसके अंदर ये। चलो खैर, नेक्स्ट है हमारा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन था हमारा, देखो अनुच्छेद नंबर हमने 59 कर दिया। अब ना 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 ना, ये वो अलग होता है, वो होता है जब हम लोग राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, वो तब है। ठीक है, अब हम लोग आर्टिकल की बात करें आपसे, अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 60, आर्टिकल 60 क्या कहता है? अरे अनुच्छेद 60 है, राष्ट्रपति नहीं, राष्ट्रपति की शपथ, अनुच्छेद नंबर 60 जो ओथ होती है, अफर्मेशन है। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है भाई? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ध्यान रखेंगे। और वो शपथ का प्रावधान कौन से अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद नंबर 60 के अंदर है। फिर नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रपति, अनुच्छेद नंबर 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कौन से अनुच्छेद में? 61 के अंदर है, ये हमने ध्यान रखना है। अब अगर महाभियोग लाया जाता है तो कितने दिन पहले सूचित किया जाता है राष्ट्र? देखो महाभियोग सुन लो पहले, महाभियोग होता है पद से हटाने की प्रक्रिया, हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया। संसद के कौन से सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जा सकता है, या दोनों में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है? देखो पार्लियामेंट के किसी भी सदन में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है, चाहे वो लोकसभा में लाई जाए, चाहे वो राज्यसभा में लाई जाए। ठीक है, लेकिन कितने दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित किया जाएगा? 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा महाभियोग लाने से पहले। लिख लोगे आप पॉइंट को। ठीक है, तो 14 दिन पहले सूचित किया जाएगा। और जिस सदन में महाभियोग लाया जाता है, मैंने कहा कि लोकसभा में महाभियोग लाया गया, किसमें? लोकसभा में महाभियोग लाया गया राष्ट्रपति के खिलाफ, तो लोकसभा के कुल सदस्यों का 1/4, कुल सदस्यों का 1/4 सदस्यों के लिखित हस्ताक्षर होने जरूरी हैं, लिखित हस्ताक्षर होने आवश्यक हैं उस महाभियोग के पेपर पर। 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने जरूरी हैं जिस सदन में भी पहली बार ये बिल लाया जाएगा महाभियोग का। उसके बाद जैसे ये दूसरे सदन में जाएगा, देखो हस्ताक्षर इतने होने जरूरी है। फिर क्वेश्चन पूछा गया कि उस सदन के मतलब कितने सदस्यों के द्वारा ये पास किया जाएगा, है ना, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें लिखेंगे यदि महाभियोग पास करना हो तो, यदि महाभियोग पास करना हो उस सदन के 2/3 कितने? 2/3 सदस्यों की बहुमत होना आवश्यक है। सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। देखो बहुमत अलग होता है, हस्ताक्षर अलग है कि हम लोगों ने सिग्नेचर कर दिए इस पेपर पे जिस पे महाभियोग लाया जा रहा है, लेकिन अगर उसको पास करवाना हो तो बहुमत चाहिए ना हमें। तो कितने, उस सदन के कितने सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है? 2/3 सदस्यों का समर्थन होना जरूरी है, बहुमत होना जरूरी है। उसके बाद वो सेकंड उसमें जाएगा, हाउस में जाएगा, फिर वहां से पास होगा। फिर वो कहने लग जाए कि दोनों ने पास कर दिया। उसके बाद राष्ट्रपति को भी पूरी तरीके से अधिकार है कि वो उस पूरे के पूरे महाभियोग प्रक्रिया की जांच करा सकते हैं। समझ रहे? ऐसे नहीं कि किसी ने महाभियोग लगा दिया और हटा दिया गया तुरंत। ऐसा कोई राष्ट्रपति है हमारे भारत का जिसके ऊपर महाभियोग लाया गया हो? नहीं है। लेकिन भारत के अंदर ऐसा एक गवर्नर जनरल हुआ करता था, एक ऐसा गवर्नर जनरल हुआ करता था जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स।
ये वो व्यक्ति था जिनके ऊपर 1785 में महाभियोग लाया गया था, लेकिन वो सही सिद्ध नहीं हो पाया था। ठीक है, सिद्ध नहीं हो पाया। देखो सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर तो कई बार महाभियोग लाया गया, लेकिन अभी तक किसी के ऊपर वो भी सिद्ध नहीं हो पाया। कई प्रक्रिया हो चुकी है। क्योंकि ये आपने जो लिखवाया है लोकसभा में ये लाया गया हो महाभियोग, तो 1/4 सदस्यों कुल सदस्यों के 1/4 सदस्यों के तो लिखित हस्ताक्षर होने चाहिए, और जब उसे पास करेंगे तो फिर बहुमत होना चाहिए 2/3 सदस्यों का। यहां तक थी हमारा महाभियोग की प्रक्रिया। लिख लिया हमने। राष्ट्रपति से संबंधित ही कुछ आर्टिकल और हैं। आर्टिकल नंबर 72 लिखेंगे। अनुच्छेद नंबर 72 72 क्या कहता है? हाँ जी, अनुच्छेद नंबर 72 क्या है? क्षमादान की शक्ति। किसी की फांसी भी रोक सकते हैं, किसी की फांसी को उम्र कैद में चेंज करना, उम्र कैद को कम कर देना इत्यादि कर देना। तो क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति के पास है ना, आर्टिकल नंबर 72 के तहत राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। लिख लिया हमने। क्षमादान, पार्डेंस बोलते हैं इसको, है ना, पार्डेंस पावर ऑफ प्रेसिडेंट। नंबर नेक्स्ट है हमारा एक इसका इससे संबंधित ही आर्टिकल, वो है अनुच्छेद नंबर 108। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाना। कौन बुला सकता है भाई? राष्ट्रपति। संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होगा। ठीक है, लिख लिया। एक आर्टिकल है हमारा 111 अनुच्छेद, आर्टिकल नंबर 111, वो भी राष्ट्रपति से संबंधित है, महत्वपूर्ण आर्टिकल है। संसद द्वारा विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। संसद के द्वारा पारित विधेयकों पर राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति की सहमति। संसद के द्वारा जो पारित विधेयक होते हैं, आपने कहा कि लोकसभा ने बिल पास कर दिया, फिर राज्यसभा ने बिल पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति की सहमति चाहिए होती है, तो राष्ट्रपति किस आर्टिकल के तहत उस पर अपनी सहमति देता है? अनुच्छेद नंबर 111 के तहत। समझ रहे मेरी बात? ठीक है। फिर उसके बाद आर्टिकल इसी से संबंधित है, हमारे भारतीय संविधान मतलब राष्ट्रपति से संबंधित, वो है आर्टिकल 123 123। अनुच्छेद नंबर 123 बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल है। अध्यादेश जारी करना, राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करना, जारी करने की शक्ति, जारी करने की शक्ति। तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है एक ऐसी, मतलब इसे कहते हैं ऑर्डिनेंस पास करने की पावर किसके पास है? सिर्फ राष्ट्रपति के पास है, और उधर राज्यपालों के पास भी होती है, गवर्नर्स के पास भी होती है। ठीक है। अब ये अध्यादेश क्या होता है? ये होता है हमारा एक कानून बनाना, मतलब एक कह सकते हैं कि अस्थायी कानून बनाने की शक्ति, अस्थायी कानून बनाने की शक्ति। भाई एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। एग्जाम्पल ये है कि संसद को कानून बनाने की शक्ति है ना, संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है। अब संसद में लोकसभा ने बिल पास किया, राज्यसभा ने बिल पास किया, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा, चलो ठीक है। लेकिन मैंने आपको यह कहा कि संसद के 3 सत्र चलते हैं, संसद के सत्र होते हैं, और उस सत्र के माध्यम से ही वो बिल बना, कोई कानून बनाते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, या फिर कानून पर समीक्षा करते हैं। कौन कौन से सत्र होते हैं संसद के? बजट सत्र होता है, ग्रीष्मकालीन होता है और शीतकालीन होता है। ठीक है, ये 3 होते हैं।
शीतकालीन मतलब बजट सत्र कब चलेगा? फरवरी से लेकर मई तक, फिर जून की छुट्टी होगी, फिर जुलाई से लेकर सितंबर तक रहता है गर्मियों का, फिर अक्टूबर की छुट्टी होती है, फिर नवंबर और दिसंबर का रहता है हमारा सर्दियों का ना, मई तक है ना। अब जून की छुट्टी है, अब जून में कोई ऐसी आन पड़ी हमें कि भाई अचानक कोई किसी कानून की आवश्यकता पड़ रही है या कोई इमरजेंसी है, हम लोग ये कहते हैं कि अध्यादेश जो जारी किया जा सकता है वो आपातकाल के दौरान भी किया जा सकता है। किसके? आपातकाल के दौरान। अब आप कहोगे जी कैसे? आपातकाल के दौरान क्या संसद के सत्र चलेंगे? नहीं चल पाएंगे। लॉकडाउन के टाइम पे संसद के सत्र चल रहे थे? नहीं चल रहे थे। और लॉकडाउन के टाइम पर किसान बिल पास कर दिया था, किसान विधेयक बनाया गया, बनाए, समझ रहे आप? तो किसने करा? वो अध्यादेश ही तो था। जिस समय संसद के सत्र नहीं चल रहे हो, किसी भी कारणवश या फिर छुट्टी चल रही हो, तो तब राष्ट्रपति के पास ऐसी पावर होती है कि वो अस्थायी रूप से कानून बना सकते हैं, और वो कानून अस्थायी होगा, उसके बाद उसे पार्लियामेंट में लाना पड़ेगा, फिर पार्लियामेंट उसे पास करेगी दोबारा से, अगर वो चल गया तो ठीक है और नहीं चला तो फिर वो कैंसिल हो जाएगा। समझ रहे? इसीलिए मैंने अस्थायी लिखा यहां पर, समझ रहे? उसके बाद एक लास्ट आर्टिकल है हमारे राष्ट्रपति से संबंधित, वो भी लिख लो आप। अनुच्छेद या आर्टिकल नंबर हमारा 143, 143, राष्ट्रपति की कानूनी सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति की कानूनी सलाह लेने की शक्ति। राष्ट्रपति की कानूनी सलाह लेने की शक्ति। भाई हम लोग ये कहते हैं कि राष्ट्रपति कानूनी सलाह ले सकता है जजों से, सुप्रीम कोर्ट के जजों से इत्यादि से, या सुप्रीम कोर्ट से, है ना, परामर्श कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं कि ये होती है कानूनी सलाह या कानूनी परामर्श करना। और जिस समय कानूनी परामर्श की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा किसी जजों से, तो वहां पर 5 जज होने आवश्यक होते हैं किसी भी कोर्ट के अंदर, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ठीक है जी। तो ये थे वो राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। तो अभी के लिए इतना ही करेंगे।